हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 7 मई को 4th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी का आपका जो पेपर है वो सामान्य हिंदी ही है। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको 100 MCQs कराए थे। मैंने आपकी सुविधा के लिए कि आपका एक भी टॉपिक न छूटे, मैंने यूनिट वाइज मैं वीडियो बना रही हूँ। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें यूनिट फर्स्ट के आपके ये 2 पॉइंट कवर किए थे। इस वीडियो में मैं आपके ये 2 पॉइंट पूरे कवर कर दूंगी और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें आपकी यूनिट सेकंड पूरी कवर हो जाएगी। ये 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये चारों वीडियो देख लिए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। 60 से 70% आपका कोर्स इससे कवर हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा पेपर 60 से 70% आ जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना है कि आपको ये चारों वीडियो पूरे प्रॉपर वे पे एक शुरुआत से अंत तक देखने होंगे। उसके बाद ही मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप कहीं बीच में बोर भी हो तब भी आप मेरे कहने से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोर हो सकते हैं अगर आपने पहले कभी संज्ञा या सर्वनाम नहीं पढ़ा है। लेकिन जब तक आप वीडियो के अंत में पहुँचेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ तक कितना अच्छा आपको समझ आएगा कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी का भी हिंदी का पेपर उठाएंगे तो आप उसके भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, संज्ञा सर्वनाम जितना भी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जितने भी टॉपिक। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आपको ये थ्योरी दिख रही है तो आप भाग जाएं। मुश्किल से ये 10 मिनट की थ्योरी है, मुश्किल से 10 मिनट की। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली उसके बाद सिर्फ MCQs है, सिर्फ MCQs। आपने ये थ्योरी पढ़ ली ना तो MCQs आपको रटने नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इतनी अच्छे से मैं आपको ये थ्योरी पढ़ाऊँगी 10 मिनट में कि आगे के MCQs आप खुद करेंगे, आंसर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा रखिए, भरोसा रख के सिर्फ ये 10 मिनट थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी फिर तो आपको 100% आगे का रटना पड़ेगा। और रटने से बचना है तो ये थ्योरी पढ़ लीजिए मेरे कहने से। लेकिन ये मैं आपको फिर से गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो संज्ञा का एक भी क्वेश्चन आप अपने पेपर में नहीं छोड़ के आएंगे। मुश्किल से सिर्फ ये 1 पेज की थ्योरी है, आप इसको देख लीजिए, फिर आपको आराम से संज्ञा और सर्वनाम सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, संज्ञा की सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को, उनके जो नाम होते हैं उनको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के होते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम हुआ तो राम आपकी संज्ञा है। कोई वस्तु है जैसे मेज, तो मेज आपकी संज्ञा हुई। कोई स्थान जैसे दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, आपकी संज्ञा। जैसे जाति, मनुष्य जाति होती है तो मनुष्य उसमें क्या है, संज्ञा। भाव जैसे, तो भाव में आपका जो मिठास है, कड़वाहट है, ये सब आपका किस में आता है, संज्ञा में। अब देखिए, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको पता होने चाहिए संज्ञा के 5 भेद हैं। और पांचों भेद के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको दे देगा और कोई एक भेद आपको अलग दे देगा और कहेगा इसमें छाटिए कि संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है। इसलिए आपको पांचों भेदों के नाम पता होना चाहिए। पहले सबसे पहला नाम देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, फिर कहेगा इसमें पहचानिए कि कौन सी संज्ञा है, और आपको 4 भेद दे देगा। जब तक आपको ये चारों भेद अच्छे से नहीं पता होंगे तो आप संज्ञा के क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। और ये तो पूरा यकीन मानिए कि आपके पेपर में संज्ञा से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपने ये थ्योरी कर ली तो आप 100% वो क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। जैसे नदियाँ तो बहुत हुई, तो नदियों के जो नाम हैं वो आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे गंगा नदी, यमुना, तो जो ये नाम है पर्टिकुलर, ये आपके किस में आते हैं, संज्ञा में। मतलब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे सरल डेफिनेशन ये होती है कि वो हमेशा सिंगल होता है, उसके जैसा कोई और नहीं होता पूरी दुनिया में। जैसे आपको गंगा नदी सिर्फ एक मिलेगी, तुलसीदास आपको सिर्फ एक ही मिलेंगे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। पटना शहर जो कि बिहार की राजधानी है वो आपको पूरे भारत में एक ही मिलेंगे। राम भगवान आपको एक मिलेंगे, जो हिमालय पर्वत है वो सिर्फ एक ही मिलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो हमेशा अकेला होता है पूरी दुनिया में, उसके जैसा आपको कोई और नहीं मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। अब सेकंड नंबर पे जो आपका भेद है वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का आपको बोध कराती है। जैसे गाय, लड़का, शहर, नदी, पहाड़, मनुष्य,
घोड़ा, दर्जी, धोबी, बहन, भाई। मतलब इनके जैसे और भी होते, जैसे बहन है, भाई है, तो आपके पास भी बहन है, मेरे पास भी बहन है। इसमें नाम नहीं लिया गया कि सीता, गीता, नहीं, आपको सिर्फ एक संबोधन किया गया है बहन। तो बहन किस में आएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कुत्ता हुआ, अब कुत्ते में जैसे आपके कुत्ते का नाम हुआ शेरू, तो शेरू तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जो कुत्ता है वो कुत्ता मतलब संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो आपका कुत्ता किस में आएगा? जातिवाचक में। गाय आपकी, अब गाय में जैसे बहुत लोग की गायों का नाम होता है नंदिनी, बहुत सारा नाम होता है, गायों में भी लोग बहुत प्रेम से बुलाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर नाम हुआ गाय का वो तो व्यक्तिवाचक में आ गया, लेकिन जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है गाय, तो गाय किस में आएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में। जैसे शहर हो गया, तो कानपुर, लखनऊ आपके शहर हुए, तो ये पर्टिकुलर जो नाम है ये आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर सिर्फ शहर कहा जाए तो ये आपका जातिवाचक में आएगा। वैसे ही जैसे आपका नदी हुआ, नदी में जैसे आपका अगर कोई नाम ले दे तो वो आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर नदी कहे तो वो सिर्फ आपका जातिवाचक में होगा। यही आपके एग्जाम्पल है जातिवाचक संज्ञा के। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि जो जातिवाचक संज्ञा है इनका आप बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप बहुवचन नहीं बना सकते। देखिए जैसे गाय है तो गाय का गाय हो जाएगा, लड़का का लड़को हो जाएगा, शहर का शहरों हो जाएगा, पहाड़ का पहाड़ों हो जाएगा। तो आप जातिवाचक में बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में आप कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते। ये हमेशा आपका एक वचन रहता है, सदैव एक वचन। आराम से लिख भी दिया, आप इसको पढ़ लीजिए। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु ये शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होती है। वैसे ही मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न करके पूरी मानव जाति को बोध कराता है। अब देखिए, आपको अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो इसको देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाचक में तुलसीदास क्या हुए? आपके व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर कवि लिख के आ जाए तो कवि में आपके सारे कवि आ जाते हैं तो वो आपका जातिवाचक होगा। फिर सीता माता, यह आपका व्यक्तिवाचक में आएंगी, या नॉर्मली सिर्फ सीता भी कह दे तो भी आपका वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन स्त्री ये आपका जातिवाचक में आएगा। गंगा नदी जो आपकी है वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन सिर्फ नदी कह दे तो वो आपका जातिवाचक में आएगा। कोलकाता आपका व्यक्तिवाचक, नगर आपका जातिवाचक, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक, पहाड़ आपका जातिवाचक, भारतवर्ष आपका व्यक्तिवाचक, देश आपका जातिवाचक। देखिए झील आपका जातिवाचक है, लेकिन झील में आपने डल झील का नाम सुना होगा तो वो आपका चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। मुझे उम्मीद है कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अब कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। अब आपका अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराती है। अभी आपको ये बहुत कठिन सा लग रहा होगा, अभी मैं आपको इजी में बता देती हूँ ये है क्या। देखिए जिस चीज़ को आप अपने भाव में व्यक्त कर सके, जैसे अच्छाई, क्रोध, आप इनको कभी छू नहीं सकते, सिर्फ आपकी भावनाओं में ये सब होता है, आप इन्हें कभी छू नहीं पाएंगे। ये एक अदृश्य भाव होते हैं, आप इन्हें कभी ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने प्लेट पे रख के प्रस्तुत कर देंगे अपने भाव ना, भाव सिर्फ आपके मन में होते हैं, इनको कभी कोई छू नहीं सकता। जैसे अच्छाई को कोई छू सकता है? नहीं। क्रोध को कोई छू पाएगा? नहीं। चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, ये सब क्या है? भाव है। देखिए जैसे गुड़ में आपके चतुराई, सौंदर्य, क्या इनको कोई छू पाया है? नहीं भाई। स्वाद में जैसे आपका कड़वापन, कसैलापन, मिठास, फिर अवस्था में जैसा आपका जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भावनात्मक फीलिंग्स है, जवानी, बचपन, बुढ़ापा। फिर आपकी भावनाएं जैसे हो गई करुणा, क्षोभ, दया, तो ये सब किस में आता है? आपका भाववाचक संज्ञा में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको भाववाचक संज्ञा भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद अब आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, आपका जो ये समूहवाचक संज्ञा है ये आपका संज्ञा का चौथा टाइप है। 3 टाइप आपके हो चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर आप समूहवाचक संज्ञा को ध्यान से देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि समूह का जो नाम होते हैं वो आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। एक तरीके से समूह या समुदाय ये सभी आपके किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप कभी आसमान में देखते हैं तो आपको पक्षी बहुत सारे उड़ते दिखते हैं, तो आप क्या कहते हैं अपनी मम्मी से? मम्मी वो देखिए पक्षियों का झुंड जा रहा है। तो जो आपने झुंड नाम दिया ना पक्षियों के समूह को, तो यही झुंड शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। जैसे आपके घर में अंगूर आते हैं तो मम्मी कहती हैं कि अंगूर का गुच्छे से अंगूर अलग कर दो,
तो जो आपने अंगूर के समूह को गुच्छा नाम दिया, तो ये गुच्छा आपका किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जब भी आप कोई समूह देखते हैं, फिर उस समूह को जो नाम देते हैं, तो वो नाम पर्टिकुलर आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। आप कहीं जाते हैं, आपने रास्ते में बहुत सारे लोग देखे कि लड़ रहे हैं, आप घर आए, आपने मम्मी को बताया, आज मम्मी वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ लड़ाई हो गई। तो जो आपने भीड़ नाम दिया ना समूह को, तो ये भीड़ आपका किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। अब मैं आपको इसके और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपका गिरोह हो गया, झुंड हो गया, दल हो गई, सभा, सेना, ये सब आपका किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। एक बहुत फेमस इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं, संसद आपका पूछा जाता है, तो संसद भी आपका किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि संसद आपकी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनी होती, वहाँ पे बहुत सारे सांसद बैठते हैं, तब आपका संसद का निर्माण होता है। जैसे आपकी पुलिस हो गया, पुलिस में भी आपके बहुत सारे लोग होते हैं, तब आप उसको पुलिस कहते हैं। आर्मी हो गया आपका, परिवार, परिवार भी आपका एक लोग से मिलके नहीं बनता, 4-5 लोगों से मिलके बनता है, तो आपका परिवार हो गया, सभा हो गया। ये सभी आपका किस में आता है? ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समूहवाचक संज्ञा कभी भी गलत नहीं करेंगे। अभी आपको थ्योरी वैसे कम समझ आ रही होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी थ्योरी और क्वेश्चन सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब आपका अगला टाइप है द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्रव्य नहीं लिखा है, यहाँ पे वा के साथ या भी दिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप तरल पदार्थ मत सोचिए कि जो सिर्फ तरल होंगे, द्रव्य होंगे, वो आएंगे। नहीं, इसमें आपके तरल भी आएंगे और जितनी धातुएं हैं वो सब इसमें आएंगी। इसके अंग्रेजी देखिए क्या लिखा है, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य यानी पदार्थ का बोध कराती है। इसके अंतर्गत आपका घी भी आएगा, चांदी भी आएगा, पानी भी आएगा, पीतल, सोना, लोहा, तेल सब आएगा। जितनी धातुएं हैं और जितने आपके द्रव होते हैं, तरल पदार्थ, वो सब आपका इसके अंतर्गत आते हैं मटेरियल नाउन में। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानना बहुत सरल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप 1 किलो घी लें या 1 बूंद घी लें, आप उसे कहेंगे घी ही। अगर आप सोना लें या आप सोने की बाली लें या सोना का एक टुकड़ा भी ले लें, तो भी आप उसे सोना ही कहेंगे। इसी प्रकार जैसे अगर जातिवाचक संज्ञा में आप देखते हैं वृक्ष आता है, तो वृक्ष में आप ऐसा नहीं कर सकते कि वृक्ष का आपने एक टुकड़ा लिया, आप कहेंगे ये देखिए वृक्ष। नहीं भाई, अगर आपने पत्ती तोड़ी तो आप उसे पत्ती कहेंगे, डाल तोड़ी तो आप उसे डाल कहेंगे। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप घी का एक बूंद ले ले तो भी वो घी है, तेल का एक बूंद ले ले तब भी आप उसे तेल ही पुकारेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, देखिए बस इतना ही है, बस आपका इतना बचा है। इसके बाद आप ये देखिए सिर्फ एमसीक्यूज हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ इन क्वेश्चन पे एग्जाम्पल पे ध्यान दे दीजिए। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो इसमें राम आपका क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय दूध देती है, तो गाय यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जातिवाचक संज्ञा। उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, तो आपका ईमानदारी क्या हुआ यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा। भारतीय सेना वीर है, तो यहाँ पे सेना क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। ये अंगूठी सोने की बनी है, तो यहाँ सोना क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप देखिएगा आगे क्वेश्चन आप कितनी आसानी वे पे बहुत जल्दी करेंगे। अब आपके शुरू हो जाते सारे एमसीक्यूज। मैंने हर टॉपिक के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लिए, तो आपके सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम डीप में जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप 100% करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के कितने भेद है? इसी को आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। आंसर आपका वही होगा, 5 भेद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये नाम जरूर पढ़िएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा। अगर आपने कभी पहले संज्ञा सर्वनाम नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको याद हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर तो आप 3 टिक करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछे अर्थ के आधार पर या नॉर्मली पूछ दे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 टिक करेंगे। अब आप देख लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका ऋण, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है आपका योग ऋण।
ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा इसकी थ्योरी को। वैसे तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत डीप में बनता है इससे क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको ऊपर से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से संज्ञा शब्द है क्या? देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें बताइए। आप है, चलना है, आकाश है या लंबा है? तो संज्ञा आपका क्या है? आकाश। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है पहचानिए? तो आपका पहाड़ है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के हों। देखिए इसमें सभी जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपके ऑप्शन फर्स्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस भी आपका एक पुस्तक का नाम है, इसलिए पर्टिकुलर ये क्या हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भी आपका एक नदी का पर्टिकुलर नाम है। गंगा भी आपको बहुत सारी नहीं मिलेंगी क्योंकि सिंगल गंगा होती है आपकी, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। कृष्ण भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। कामायनी आपकी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। ये भी पर्टिकुलर एक पुस्तक का नाम है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी आपका इसलिए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। तो लखनऊ तो आपका पर्टिकुलर एक शहर का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और आपका जातिवाचक संज्ञा भी है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर पर्टिकुलर किसी विशेष फल की बात करें तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर आम पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, आमों में भाई आम में बहुत सारी जातियां होती है, दशहरा आम होता है, चौसा आम होता है, अगर ये पर्टिकुलर जाति को डिनोट करेगा तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। फिर आपका आता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आपका किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। ममता आपका पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। वकील आपका जातिवाचक में चला जाएगा और पुस्तक भी आपका जातिवाचक में जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, गंगा आपका संज्ञा शब्द है। बाकी पुराना भी नहीं है, नीला आपका विशेषण हो गया, मोटा भी आपका विशेषण हो गया और पुराना भी आपका विशेषण होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। देखिए जातिवाचक संज्ञा बहुत सरल होती है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि आप पहचानिए कि इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं आपको बहुत अच्छा से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपकी मम्मी घर में गाय को रोटी खिलाती हैं, तो जब आप गाय को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? कल वो वाली गाय आई थी, परसों वो वाली गाय आई थी? नहीं, आप गाय को देख के गाय ही कहते हैं। तो जब भी आप बहुत सारे व्यक्तियों को देख के सिर्फ एक ही नाम पुकारें तो वो सभी आपके किस में चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आप जब भी गाय देखें और आपके मन में गाय आ जाए तो वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता को देख के आपके मन में कुत्ता ही आता है ना, पर्टिकुलर आपको ये तो नहीं कहते छोटी पूंछ का कुत्ता, बड़ी पूंछ का कुत्ता, वो कुत्ता, फलाना कुत्ता। कुत्ता को देख के आप कुत्ता जाति आपको याद आती है, तो वो किस में आ जाएगी? आपको जातिवाचक संज्ञा में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका आम हो गया, आपके घर में आम आए, आपके पापा 1 किलो आम लाए, 1 किलो आम में 5 आम चढ़े, तो अब उन पांचों आमों के अलग अलग नाम तो नहीं होंगे, आप सबको आम ही कहेंगे। तो जब भी आप किसी को देख के पर्टिकुलर एक नाम पुकारें तो वो आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जातिवाचक संज्ञा आराम से समझ आ गई होगी। इसके बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, अध्यापक, वकील, आम, गाय, पर्वत, नदी, ये सब आपका किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पशु चर रहे हैं, तो इसमें पशु आपका क्या हुआ? तो पशु आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें बताइए? तो जातिवाचक क्या हुआ? ऑप्शन डी आपका वकील। अब आप सोचेंगे आम भी तो जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि पर्टिकुलर अगर विशेष किसी फल के बारे में बात करें तो आपका आम चला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे सही क्या बैठ रहा है? वकील। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आया, गाय आपकी कौन सी संज्ञा है? तो बताइए कौन सी संज्ञा है? तो गाय आपकी है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें राज्यपाल में आपकी कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल आपका जातिवाचक है, क्योंकि आपके भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य के राज्यपाल को आप राज्यपाल ही कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मैंने ऊपर अभी आपको भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन भी बताई थी।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन डी आपका बपौती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सोना आपका क्या है बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5 प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। देखिए कहीं पे नोट कर लीजिए वो 5 प्रकार। देखिए जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं आराम से। फिर आप बना सकते हैं सर्वनाम से, फिर आप विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये 5 बस रट लीजिए, बस इतना ही आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन पांचों टाइप आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में कोई 4 दे देगा और कोई आपका एक अलग देगा। फिर पूछेगा बताइए किससे भाववाचक संज्ञा आप नहीं बना सकते। इसलिए आपको ये चारों पता होने चाहिए पांचों। क्या क्या है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी होगी। देखिए इसमें बुढ़ापा में रेखांकित है, वो मैं थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। तो बताइए बुढ़ापा क्या होगा यहाँ पे। तो बुढ़ापा है आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता में शब्दों का कौन सा भेद है। तो आपका भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा आपका समूहवाचक है, कक्षा भी आपका समूहवाचक है, भीड़ भी है, कौन सा नहीं है। तो दौड़, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में आपको संज्ञा शब्द पहचानना है। हरा आपका विशेषण है, पतला भी आपका विशेषण है। तो संज्ञा क्या है आपका, सभा। और कौन सी संज्ञा है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा, भी मैंने आपको ऊपर बताया था ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। सबसे पहले बताइए खटाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठाई क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें द्रव्यवाचक क्या है, दूध, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचूक आपका विशेषण हो गया, और ये 4 आपको दिए, इन्होंने संज्ञा दी है। अब बताइए कि अचूक के साथ कौन सा सुटेबल आपका सेंटेंस बन रहा है, यानी शब्द बैठ रहा है सही। तो अचूक निशाना आप कहते हैं। तो निशाना आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गई। और कौन सी संज्ञा है ये आपकी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो अचूक निशाना आपका एकदम सही अर्थ दे रहा है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, आपको बताना है कि अपशब्द है क्या। तो ये आपका संज्ञा है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। और कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है आपकी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली आपकी भाववाचक संज्ञा है, नहीं भाई, ये व्यक्तिवाचक है। लड़का आपका जातिवाचक है, तो इसमें भाववाचक से क्या हुआ आपका, तो ऑप्शन डी आपका भाववाचक संज्ञा है। बीमारी आपकी किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इसमें आपको बताना है कि स्वतंत्रता में कौन सा संज्ञा है। तो स्वतंत्रता में आपकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के हैं। तो चलिए हम लोग एक एक विकल्प करके देखते हैं, तभी आपको सही से समझ आएगा। क्योंकि पेपर में आपको एग्जैक्ट यही विकल्प तो देगा नहीं कि आप रट ले, आपको हर विकल्प को समझना होगा। अमीर आपका बताइए क्या है, गरीब आपका क्या है, समूह क्या है, मिठास क्या है। तो मिठास आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, समूह तो आपका समूहवाचक में हो गया, और अमीर और गरीब आपका पर्टिकुलर विशेषण है। फिर आपकी जवानी भाववाचक है, खटास आपका भाववाचक है, पुस्तक आपका जातिवाचक है, और गंगा आपका व्यक्तिवाचक है। इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। क्योंकि रसीला भी भाववाचक है, कड़वाहट भी आपका भाववाचक है, और बुढ़ापा, उन्नति, ये सब किस में आती है, आपकी भाववाचक संज्ञा में। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिए। तभी आपके पेपर में 60 से 70% पेपर आएगा, जब आप सारा कंटेंट मेरा देखेंगे, वरना फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीम ने ये पंक्तियां लिखी हैं, इनमें जो बड़े शब्द हैं इनका जिस रूप में प्रयोग हुआ है वह क्या है बताइए। तो वह आपका संज्ञा है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है,
द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूपति द्वार द्वार क्या है? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, विश लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जय चंदों में कौन सी संज्ञा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे जय चंद तो एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, यहाँ पे उस व्यक्ति की बात नहीं करी गई है। जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग किसी से तुलना करते हैं तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में बन जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो समुद्रगुप्त तो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन नेपोलियन आपके उस नेपोलियन की बात नहीं कर रहा, नेपोलियन से आपकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे नेपोलियन क्या बन गया? आपका जातिवाचक संज्ञा। जब भी किसी व्यक्ति से तुलना कर दी जाए तो वो आपकी क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है क्या? तब आपका भाववाचक है नहीं, तीर भी नहीं है, तो भाववाचक क्या है? आपका चिंता। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? यानी वो संज्ञा है लेकिन उससे आपकी विशेषण शब्द बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, भय से आपका भयानक बनाया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आपका व्याकरण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भैया कोई पूछे आपसे आप किस शहर में रहते हैं, तो आप कहेंगे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं रहता हूँ पटना में, मैं रहता हूँ कानपुर में। तो ऐसे आप पर्टिकुलर अलग अलग शहर बताएंगे ना, तो वो शहर क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये पूछता है कि कोई अगर आपसे आपका नाम पूछ रहा है तो आपका नाम किस संज्ञा में आएगा? तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। देखिए आपको यहाँ पे एक शब्द दिया राष्ट्र, आपको इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये मैंने आपको पूरे 35 क्वेश्चन करा दिए संज्ञा से, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने थ्योरी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे तो ये मेरी गारंटी है कि अगर संज्ञा के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरे करके आएंगे। पूरे मतलब एक ही नहीं करें कि आप एक दो छोड़ देंगे, आप पूरे करके आएंगे। लेकिन इन 35 और थ्योरी को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम की। देखिए इसमें भी हम लोग की थोड़ी सी थ्योरी है, 5 मिनट की, आप इसको देख लीजिए। फिर सारे एमसीक्यूज आप खटाखट खटाखट करेंगे। सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? राम मेरा अच्छा दोस्त है, राम सुबह 5 बजे उठता है, राम काले रंग के कपड़े पसंद करता है। तो आप बार बार राम राम लिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है नहीं ना। आप क्या कहेंगे? राम मेरा दोस्त है, वह सुबह 5 बजे उठता है, उसको उसको काले कपड़े पहनना पसंद है। तो जो वह और उसको आपने यूज किया, ये आपका क्या है? सर्वनाम। याद रखिएगा, जो भी शब्द आपका संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है वो आपका सर्वनाम कहलाता है। अब इस लाइन को पढ़िए, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, यानी संज्ञा का जो रिपीटेशन होता है, बार बार आता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख भेद पे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको ऑप्शन दे देगा 4, 5, 6, तो आप कितने टिक करेंगे? 6 भेद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे संज्ञा होगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग इनके 6 टाइप देख लेते हैं। देखिए आप ना सिलेबस उठा के देखिए तो उस पर साफ साफ दिया है कि संज्ञा के प्रयोगों पे ध्यान दीजिए, सर्वनाम के प्रयोगों पे ध्यान दीजिए। आपके सिलेबस में ये दिया है। तो प्रयोग क्या होते हैं? उनके टाइप। अब आपको टाइप ज़रूर पढ़ना है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके टाइप से ही पूछे जाएंगे। इनको स्किप मत करिएगा, वरना फिर आपकी भैया आपकी जिम्मेदारी है। इसमें आपका जो पहला टाइप है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम।
देखिए टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर सर्वनाम पे क्वेश्चन बना तो ज़्यादा आपका टाइप पे ही बनेगा कि आपको 4 सेंटेंस दे देगा, फिर कहेगा बताइए इसमें किस टाइप का यूज़ हुआ है। सबसे पहला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषों या व्यक्तियों के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, हम, तुम, आप, तू, वह, वे, यह, ये सब किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे जैसे आप आगे अभी टाइप देखेंगे आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में होंगे, बिल्कुल सही बात है, कन्फ्यूज़न होगा अगर आपने पहली बार पढ़ा है, लेकिन जैसे ही आप एमसीक्यूज़ करेंगे फिर आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी दे रही हूँ। अब देखिए इन पे वाक्य में प्रयोग देख लीजिए। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या है इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो तुम क्या होगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे बाजार गए थे, तो वे में वे क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता था, लेकिन उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है, सर्वनाम। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आप निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखिए, क्योंकि इसके टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके डेफिनेशन है, जिस सर्वनाम से निश्चित या निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये थोड़े फिक्स होते हैं, जैसे यह वह, ये वे, यही वही। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यही 6 आपके मेनली यूज होते हैं। मेनली तो आपके ये 2 ही हैं, यह और वह। यह से ही आपका ये बना है और यह से ही आपका यही बना है। वहाँ से आपका वे बना है और वहाँ से आपका वही बना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपके 2 ही हैं, यह और वह। बाकी तो ये उनसे प्रयोग होके बनी है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी किताब है। यह आपका क्या हुआ, पर्टिकुलर ये आपको कंफर्म करके बता रहा है कि यह मेरी किताब है। जब निश्चित रूप से आपको किसी की ओर संकेत करके बताया जाए तो वो आपका किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। पर्टिकुलर उस बुक की ओर संकेत कर रहा है कि वह मेरी ही है। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन या अगला एग्जाम्पल है, वही लड़का प्रथम आया था। पर्टिकुलर वो किसी लड़के की ओर डिनोट कर रहा है कि वही लड़का आपका प्रथम आया है। फिर आपका ये एग्जाम्पल गलत टाइप हो गया, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर आपका अगला टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी पहचान है उनके 2 कीवर्ड, कोई और कुछ। जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई और कुछ दिखे तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। दोस्तों अब आप सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देख लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो 100% आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है, जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप ये चित्र में क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, इससे आपको ट्रिक के तौर पे याद बना रहेगा कि आपको हमेशा डाउट में रहेगा कि कौन व्यक्ति आया है, कौन गया है या क्या काम हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जो बहुत फेमस है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पे कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं बताया गया कि दरवाजा किसने खटखटाया है। राम भी खटखटा सकता है, सीता भी खटखटा सकती है, कंफर्म नहीं बताया उसने कह दिया कोई खटखटा रहा है। फिर आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे कुछ काम है। तो आपको यहाँ पे काम नहीं बताया उसने कि क्या काम है, उसने कह दिया कुछ काम है। तो हमेशा आपको डाउट में रहेगा कि उसे क्या काम था। फिर आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है, कई लोग कार्यक्रम में आए थे। तो यहाँ पे लोगों की संख्या आपको नहीं बताई गई कि 10 आए थे कि 20 आए थे कि 2 ही आए थे, उसने कह दिया कई लोग। तो हमेशा आपको यहाँ पे अनक्लियर आपको बताया गया है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएं जिसमें आपको स्पष्ट ना बताया जाए, अनिश्चितता आपकी बनी रहे, तो वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हमारा अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें 2 फेमस आपके शब्द हैं, कौन और क्या। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन आया था, क्या तुमने मेरा पेन देखा है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। फिर हमारा जो अगला टाइप है 5वां, वो है निजवाचक सर्वनाम। देखिए आपको डेफिनेशन चाहे जितनी भी बोरिंग लगे, लेकिन आप इनको सुनिए। फिर जब आप एमसीक्यूज पे जाएंगे तो पक्का कर लेंगे, भरोसा रख के देखिए। आप सोचेंगे बार बार ये यही बात बोल रही है। तो मुझे पता होता है, जब मैं पढ़ती थी मैं भी बोर होती थी तो मैं वो चीज़ छोड़ के चली जाती थी। तो मुझे लग रहा है वो काम आप ना करें। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम अपने ऊपर पे बल देता है। मैं आपको थोड़ा शब्द में बताती हूँ। जब आप खुद पे फोकस करें, जैसे मैं अपना सारा काम खुद करूँगा, स्वयं करूँगा, अपने आप करूँगा। तो ये अपने आप, स्वयं, खुद है ना, ये सब आपका किस में आता है, निजवाचक सर्वनाम में। अब आप थोड़े एग्जाम्पल देखिए जो फेमस शब्द हैं जिनका यूज होता है इसमें, स्वयं, खुद, अपने आप ही, खुद ही, अपना आप, ये सब आपका किस में आता है, निजवाचक सर्वनाम में। आप थोड़ा फिगर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। चित्र मैंने इसीलिए बनाया है जिससे आपको समझ आ जाए।
अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने स्वयं यह काम किया, तो ये स्वयं क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद यह कर लूंगा, तो खुद क्या है इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम। आप ही ने मुझे ये सिखाया है, तो आप ही इसमें क्या है निजवाचक सर्वनाम। ये चित्र जरूर देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। फिर हमारा जो अगला टाइप है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ये चित्र फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके कुछ फेमस शब्द हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। जो सो, जिस जिसका, जैसा वैसा और इतना जितना। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, जो सोता है सो खोता है। तो यहाँ पे जो सो का इस्तेमाल हुआ, यह आपका क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल इसका है, जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा। तो जिसने का संबंध दिखा रहा है वह से। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो जो का संबंध दिखा रहा है वह से। जिस घर में तुम रहते हो वह मेरा है, तो जिसका संबंध किससे दिखा रहा है वह से। तो यह आपका क्या हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जहाँ और चाह का ये आपस में संबंध दिखा रहा है। तो जब भी आपको संबंधवाचक संबंध दिखाए तो वह आपका क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक इससे एमसीक्यूज और बनता है कि इसका पूछता है किसका प्रयोग वाक्य को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं, तो सर्वनाम का। राइट आंसर क्या होगा सर्वनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने किस पे चलते हैं एमसीक्यूज। सारी आपकी थ्योरी खत्म, अब आपकी सिर्फ एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन से है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, बी आपका सर्वनाम है। फिर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो आपके 6 भेद है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। यहाँ से आपको भेद नहीं पूछ रहा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 6 ऑप्शन में देगा, लेकिन आप 6 टिक नहीं करेंगे, आप क्या टिक करेंगे सी 11। जब आपको 11 ना दे तब आप 6 टिक करके आएंगे। वैसे ही सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, और आपकी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो 11 कौन कौन से है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका मैं आपका एक सर्वनाम शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले तो आपका वे एक सर्वनाम है, ये कौन सा है। तो ये आपका निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है। कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो आपका पुरुषवाचक है उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला आपका उत्तम है, दूसरा आपका मध्यम है, तीसरा आपका अन्य है। तो उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन बी आपका पुरुषवाचक के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक के टाइप देख लेते हैं, वरना आपको ये सारे क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। आप यहाँ पे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है मैं और हम। फिर आपका आता है मध्यम पुरुष, इसके अंतर्गत क्या आता है तू, तुम और आप। फिर आपका अगला है अन्य पुरुष, इसके अंतर्गत आपका वह, वे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप से जितने भी शब्द बन सकते हैं वो सब भी आपके मध्यम पुरुष में ही आएंगे। उत्तम में मैं और हम से जितने शब्द बन सकते हैं वो भी आपके उत्तम में आएंगे। और वह, वे, ये सब जितने शब्द बन सकते हैं ये सब आपके किस में आएंगे अन्य पुरुष में। अब आप सोचेंगे शब्द बन कौन से सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए मैं और हम से कितने शब्द बन सकते हैं। देखिए मैं और हम, इसकी जितनी भी विभक्तियां हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी उत्तम पुरुष की। मैं से बन सकता है आपका मैंने, मेरा, मेरी। हम से क्या बन सकता है हमको, हमारा, हमसे। ये सब आपका किस में आएगा उत्तम पुरुष। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप से बहुत शब्द बनते हैं। जैसे आपका तू से बन सकता है तूने, तुम से बनेगा आपका तुम्हें, तुमको, तुमसे। आप से आपका बनेगा आपने और आपको। फिर आपका जो अन्य पुरुष है उससे क्या शब्द बन सकते हैं, तो उससे बनेगा आपका इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये सब आपका किस में आता है अन्य पुरुष में। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित जोड़ों में से आपको उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तम पुरुष में क्या आता है मैं और हम। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। तू और तुम किस में आएगा, तो ये आपका मध्यम पुरुष में आएगा।
और वह और वे किस में आएगा, ये आपका किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें रेखांकित पद क्या है? तो इसमें रेखांकित पद सबसे पहले तो आपका हम होगा, और हम आपका किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुष के मैंने अभी आपको 3 भेद बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो बताइए हम क्या है आपका, तो उत्तम पुरुषवाचक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो अब बताइए वह आपका कौन सा पुरुषवाचक है? अभी मैंने आपको बताया था अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम की, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं से जितने शब्द बनेंगे वो सब आपका किस में जाएगा, उत्तम में। तो मैं से क्या बन सकता है, मुझे, मेरा, मेरी, ये सब बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, उत्तम पुरुष। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें आपका वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह आपका है निश्चयवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर किसी लड़के की तरफ इंडिकेट, इशारा किया जा रहा है कि वह लड़का बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, तो कोई आपका यहाँ पे अनिश्चितता दिखाई जा रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, अनिश्चयवाचक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका कुछ, और कुछ किस में आता है आपका, अनिश्चयवाचक में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसका आपका करण कारक बताना है। आपको कारक पता ही होंगे, कारक विभक्ति कितने प्रकार की होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में क्या आता है आपका से। तो यहाँ पे से किस शब्द में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। अगर यहाँ पे आपको देता कर्म, तो आप क्या लगाते, को। ध्यान रखिएगा इन सबको। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका उत्तम पुरुष, ऑप्शन आपका फर्स्ट एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? इसमें मैंने थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुई है, आपके नीचे आपका रेखांकित शब्द है। अब बताइए यहाँ पे आप कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी आपका निजवाचक। मैंने ऊपर आपको खुद बताया था कि जब भी आप में आप, खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द यूज हो तो वो क्या होगा आपका, निजवाचक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी गुणवाचक। गुणवाचक आपका विशेषण का टाइप है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको चुनना है इस सेंटेंस में। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आप अंदर आके बैठिए, इसमें पुरुषवाचक क्या है आपका, आप। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। और आप आपका कौन सा पुरुषवाचक है, आप आपका मध्यम पुरुषवाचक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको अपने आप, स्वयं, खुद पे फोकस करे तो वो आपका क्या होगा, निजवाचक। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? देखिए, आप सोचेंगे कि आप में तो पुरुषवाचक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या आप क्या टिक करें, पुरुषवाचक या निजवाचक। जब भी आप पे किसी चीज पे फोकस किया जाए, आप भला तो जग भला, इस पे मतलब पर्टिकुलर आप शब्द पे फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, वह आप ही चला गया, मतलब यहाँ पे देखिए आप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, निजवाचक। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। जब आपको सिर्फ आप शब्द दे दे कि आप में कौन सा सर्वनाम है, तब आप पुरुषवाचक टिक करेंगे। लेकिन जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दे और आपको पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों ऑप्शन में दे, तो आप निजवाचक पे टिक करेंगे। जब निजवाचक ना दे तब आप पुरुषवाचक पे जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों है तो आप निजवाचक ही टिक करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, पहले आप उसे पढ़ें। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति खुद कोई काम खुद कर रहा है या अपने आप कोई काम कर रहा है, तो उस पर आप हमेशा निजवाचक ही टिक करेंगे। अब आप यहाँ सोचेंगे आप दिया है तो आप उत्तम पुरुष टिक कर दें, तो वो आपका एकदम गलत होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी निजवाचक। जब भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब भी आपको पुरुषवाचक
और निजवाचक दोनों ऑप्शन में दे तो आप पहले निजवाचक में प्रेफरेंस करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे कि क्या यहाँ पे कोई काम खुद कर रहा है। जब भी आपको लगे कि यहाँ कोई काम खुद हो रहा है तो आप सबसे पहले निजवाचक ही टिक करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। यहाँ पे रेखांकित पद है आपका किस किस, इसमें बताइए क्या है, तो आपका सर्वनाम है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा। इसमें आपको पूछ रहा है कि जो रेखांकित शब्द का सर्वनाम का भेद है वो कौन सा है। तो इसमें रेखांकित शब्द है आपका उसने। अब बताइए कि आपका उसने किसके अंतर्गत आता है। तो उसने मैंने अभी आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर आपको अंदर और डीप में पूछे तो पुरुषवाचक के आपके 3 टाइप होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये कौन सा है आपका, तो ये अन्य वाला है, अन्य वाला याद रखिएगा, अन्य पुरुषवाचक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। राइट आंसर आपका 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने फिर से इसको यहाँ पे लिखा है, आप फिर से अच्छे से समझ लीजिए। पुरुषवाचक के आपके 3 भेद होते हैं, पहला आपका उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। अब उत्तम में आपके 2 शब्द आते हैं, मैं और हम। लेकिन मैं और हम से जितने भी शब्द बनते हैं वो भी आपके उत्तम में ही आते हैं। जैसे मैं से मुझसे बनेगा मैंने, मेरा, मेरी। हम से बनेगा आपको हमको, हमारा, हमसे। ये सब आपका उत्तम में जाएगा। फिर मध्यम में जैसे आपका आता है, मध्यम में आपके 3 शब्द मेनली है, तू, तुम और आप। अब इनसे जितने शब्द बनेंगे वो सब आपका मध्यम में चला जाएगा। जैसे तू से बनेगा तूने, तुम से बनेगा आपका तुम्हारा, आप से बनेगा आपको, आपसे। ये सब आपका मध्यम में जाएगा। फिर अन्य में आपका यह, वह, ये, वे, उसने, उन्हें, ये सब आपका आता है अन्य में, अन्य पुरुषवाचक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसे कॉपी में लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। उसका भाई खेलता है। इसमें अब आप बताइए उसका कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका पुरुषवाचक है। अब बताइए कि पुरुषवाचक में भी कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक में 2 मेनली सर्वनाम होते हैं, यह और वे। उनसे जितने भी शब्द बनेंगे वो सब आपका किस में आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में। तो उसका किससे बना है, ये वह से ही बना हुआ शब्द है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो ये 11 सर्वनाम है। अगर भेद पूछे तो आप 6 टिक करेंगे, लेकिन अगर पूछे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, या पूछ दे हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप 11 कहेंगे। अब वो 11 जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई 4 दे देगा, एक उनमें डिफरेंट देगा और पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है। देखिए जो आपके 11 है वो कौन कौन से हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सारे आपके क्या हैं, आपके ये 11 आपके सर्वनाम है, यही आपके मेन है। इन्हीं से फिर जितने बने हैं वो एक अलग हो जाते हैं। मैं, तुम आपका किस में आता है, पुरुषवाचक में आ जाता है। आप आपका निजवाचक में आता है। यह और वह निश्चयवाचक में है। जो और सो आपका संबंधवाचक में है। कोई और कुछ आपका अनिश्चयवाचक में है। कौन क्या आपका प्रश्नवाचक में है। ये 11 आपके मेन है, ये आपको रटे होने चाहिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो राइट आंसर बस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप ध्यान दीजिए, डॉक्टर दीम शित्स ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, या आप देख लीजिए कि संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। जब कोई सर्वनाम 2 बार आ जाए तो उसे ही हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई न कोई, ये आपका संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल है। जैसे आपके पूछ दे कोई न कोई तो आएगा ही, अब पूछ दे इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन में आपको दे दे संयुक्त सर्वनाम, तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप क्या टिक करेंगे, संयुक्त सर्वनाम। कुछ कुछ, ये भी आपका संयुक्त सर्वनाम है। कुछ ना कुछ, यहाँ पे हो नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ टाइप होगा। कुछ ना कुछ, ये भी आपका किस में आएगा, संयुक्त सर्वनाम में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्य में आपको रेखांकित पद बताना है, क्या है, तो ये आपका सर्वनाम है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। अब यहाँ पे अगर पूछे आप क्या है, तो आप कहेंगे ये आप आपका पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम खुद नहीं हो रहा है। जब भी आपको किसी सेंटेंस में लगे कि कोई काम खुद करने पे फोकस कर रहा है, तब आप निजवाचक टिक करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है। पर्टिकुलर आपको पतंग को डिनोट किया जा रहा है कि यह पतंग मेरी है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ऑप्शन डी आपका सर्वनाम के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति में आप क्या है, फिर ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी काम करने पे फोकस करें
तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम ही होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पुरुष आप नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। तो ये दोस्तों आपके पूरे सर्वनाम के क्वेश्चन हो गए 30, संज्ञा के मैंने आपको 35 बता दिए। अब इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मुझे वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं 4 वीडियो में आपका पूरा कवर कर दूंगी, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहूँगी कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा स्रोत है तो आप उसी से पढ़ें, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कहीं भी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।